हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 रेशियोज आज स्टार्ट करना है। फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक था, थोड़े से पीडीएफ में क्वेश्चंस अच्छे डाले थे, उनमें से कुछ अगर आज टाइम बचा तो वर्कआउट सेशन में ही कर लेंगे। आज थोड़ा सा लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ये हमारा शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम हैं रेशियो के लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा था एवरेज नहीं ऐसे ही पहले करवाना है, तो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे, करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। मैंने क्या सोचा है, लेक्चर नंबर 1 हमारा बेसिक्स पे गया। आज लेक्चर नंबर 2 में पहले तो कुछ बेसिक के थोड़े से बेटर क्वेश्चंस करेंगे। रेशियो चैप्टर में ना एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, राइट। जैसे आज के आपको जब पीडीएफ मिलेगी ना तो आपको रियलाइज होगा कि रेशियो में भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कल वाले थोड़े आसान थे, बट आज थोड़ा आपको रियलाइज होगा। तो मैं ना लेक्चर नंबर 1 और 2 इन्हीं दो पे ही निकालने वाला हूं। तो आज मैं एक पार्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज क्लबिंग ऑफ रेशियोज, और मैं बेसिक्स के कई अलग अलग क्वेश्चंस आपको वर्कआउट करवाऊंगा। देन लेक्चर नंबर 3 में हम ये दो टाइप्स करेंगे, मेन टाइप्स जो है हमारी सबसे ज्यादा। कल का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन लेक्चर नंबर 4 में हम ये 4 टाइप्स कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अभी कल वाला ही चल रहा है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। मान लो एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स 12 हैं। ठीक है, मान लो 10 हैं। ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स की रेशो है 3:2। तो बताइए बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे? तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसा है, एक्चुअल क्या गिवन है, दोनों का सम। तो 5 हिस्से 10 है, तो एक हिस्सा होगा 2, तो बॉयज होंगे 6 और गर्ल्स होंगी 4। आप सभी कर दोगे, राइट। अब यही अगर मैं आपको कहूं कि बॉयज और गर्ल्स 3:2 में है, लेकिन टोटल है 12, तो बताइए उस 12 में बॉयज कितने, गर्ल्स कितने हैं, राइट। तो आप कहोगे एक्चुअल क्या गिवन है, दोनों का सम। दोनों का सम यहां पे कितना है, 5 हिस्से। तो 5 हिस्से अगर 12 है, 5 हिस्से अगर 12 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे। टेबल तो मिल नहीं रहा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 आएगा। वैसे ही बता रहा हूं, आपने करना नहीं है। तो बॉयज आ जाएंगे 7.2 और गर्ल्स आ जाएंगी 4.8। तो आप पेपर में आंसर क्या टिक करोगे? बॉयज तो 7.2 हो नहीं सकते, पॉइंट्स पे थोड़ी हो सकते हैं बॉयज, लेकिन पॉइंट्स में आ रहे हैं यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है। गर्ल्स भी पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम अप्रोक्सीमेट 7 और 4 दे देंगे। ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। बंदे हैं, पैसे नहीं है कि आप अप्रोक्सीमेशन बता दोगे। अप्रोक्सीमेशन जब पूछे हो तभी बतानी चाहिए। इसका आंसर कुछ बच्चे सोचेंगे सर कांट भी डिटरमाइन हो जाएगा। मैं बोलूंगा तो भी गलत हो। देखो, कांट भी डिटरमाइन वहां होता है जहां पे निकले ना, यहां पे तो निकल गया। लेकिन बॉयज और गर्ल्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते, दैट इज रॉन्ग। 7.2 बॉयज इज नॉट पॉसिबल। तो मैं ये कहूंगा या तो ये रेशो गलत है या ये सम गलत है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का डाटा गलत है। तो इसका जो आंसर सही मायने में टिक किया जाएगा, आपने बहुत रेयर सुना होगा वैसे, डाटा इनकरेक्ट या डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से ये सम नहीं हो सकता है, इस सम के हिसाब से ये रेशियो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बॉयज और गर्ल्स पॉइंट्स में नहीं हो सकते। अगर पैसे होते तो पैसे पॉइंट्स में हो सकते हैं, डेज पॉइंट्स में हो सकते हैं, राइट, आवर्स पॉइंट्स में हो सकते हैं, राइट। 2.4 आवर्स हम जनरली बोलते हैं, 3.6 डेज हम जनरली बोलते हैं, 5.8 रुपए है उसके पास हम बोल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि 7.2 बॉयज हैं, राइट। तो या तो ये रेशियो गलत है या ये सम गलत है, क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से ये सम नहीं हो सकता, इस सम के हिसाब से ये रेशियो नहीं हो सकती, राइट। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट मी क्लियर यू। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हर बुक में पढ़ा है क्वेश्चन, पीडीएफ में भी दूंगा वैल्यूज चेंज करके, आपने आंसर देना है। स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। कहता है एक कार्टन है, एक कार्टन में 1 दर्जन मिरर्स हैं। कितने दर्जन? 1 दर्जन मिरर्स हैं। कहता वो कार्टन गिर गया,
दर्जन की वैल्यू सभी को पता है 12, राइट। वो कार्टन गिर गया, कहता वो कार्टन गिर गया तो कुछ शीशे टूट गए, कुछ शीशे बच गए, कुछ शीशे टूट गए तो कुछ शीशे बच गए। कहता which of the following cannot be the ratio of broken mirrors to unbroken mirrors, right? Which of the following cannot be the ratio of broken mirrors to unbroken mirrors? तो broken mirrors और unbroken mirrors की कौन सी रेशियो नीचे दिए गए में से नहीं हो सकती। मैं ऑप्शन जनरली यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है which of the following, तो मैंने ऑप्शन में से ही बताना है। which of the following मतलब नीचे दी गई रेशियोज में से बताओ। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तो अगर टोटल 12 है, ठीक है, अगर टोटल 12 है ब्रोकन और अनब्रोकन, मेरी बात ध्यान से सुनना, राइट। अगर टोटल 12 है और मैं पहली रेशो लूं, ठीक है, और मैं पहली रेशो लूं ब्रोकन और अनब्रोकन की, दैट इज 1:2, ठीक है, मैं पहली रेशो लूं तो इसके हिसाब से अगर टोटल 12 है, राइट, डजन थे ना, डजन मतलब 12 थे, वो 12 डजन थे, वो कार्टन में थे 12 थे, राइट, डजन थे यानी 12 थे, गिर गया, कुछ टूट गए कुछ बच गए, तो टोटल तो 12 ही है। अगर ब्रोकन और अनब्रोकन की रेशो 1:2 होती तो मैं ये कहता टोटल 3 हिस्से, कल जो पढ़ाया था 3 हिस्से 12 है तो 1 हिस्सा 4 है, तो 4 टूट गए 8 बच गए, दिस इज पॉसिबल। सेकेंड रेशो क्या है? 3:1। अगर 3:1 होती तो मैं ये कहता टोटल कितने हिस्से हैं 4, उधर कितना है 12, तो एक हिस्सा कितना होगा 3, तो 9 टूट गए 3 बच गए, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, राइट। आखिरी वाली रेशो क्या है? 7:5। 7:5 का मतलब क्या होता है? टोटल 12 हिस्से 12 तो एक हिस्सा कितना होगा 1, तो 7 टूट गए 5 बच गए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये तो सारी पॉसिबल है, लेकिन ये वाली अगर मैं कहता 5 हिस्से 12 है, 5 हिस्से 12 है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं तो आपको पेपर में 1 सेकंड में टिक करवा दूंगा, राइट। तो 2.4 हुआ, तो 7.2 टूट गए, 4.8 बच गए, राइट। क्या ये पॉसिबल होता है? देखो शीशा अगर थोड़ा सा भी टूटा तो ब्रोकन ही कहलाएगा ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाली रेशो नहीं हो सकती क्योंकि 12 5 के टेबल में नहीं आता। अब पेपर में कैसे जज करना है? पेपर में आपने जज करना है भाई टोटल सम कितना है ब्रोकन और अनब्रोकन का 12, टोटल सम कितना है 12, राइट। सबसे पहली रेशो क्या है? सबसे पहली रेशो है 1:2। तो ब्रोकन और ब्रोकन 1 और 2 है, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है जी। 3:1, 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, 3 और 1 4, 7 5 12, 12 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे आंसर पॉइंट्स में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो आपके पास ये वाली रेशियो पॉसिबल नहीं है। पेपर में 5 सेकंड में टिक कर सकते हो आप, बस आपको ये देखना है टोटल कितना है, सम 12, तो कौन सी रेशियो नहीं हो सकती? जिसके टेबल में नहीं आएगा उसकी रेशियो नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या जैसे मैंने बताया डाटा इनकरेक्ट है वैसे भी आ सकता है। क्लियर है सभी को? ये आपको ऑलमोस्ट हर बुक्स में मिल जाएगा। ये रेशियो के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने बेसिक में ही डाल दिए, काफी हैं 10-15 हैं। आपको कल 4-5 मिले थे जो आपको तंग किए होंगे, आज डिस्कस कर लेंगे जाते जाते, बट अभी और मिलने वाले हैं, राइट। फिर क्लबिंग मिलेगी, राइट। तो अभी आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा रेशियो का भी रिलेशन दिखाना है कि रेशियो के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, काफी करेंगे क्वेश्चंस ऐसे। एक और आपके लिए, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। कहता 2 नेचुरल नंबर्स हैं, मैं कुछ बच्चों को बताना चाहूंगा। नेचुरल नंबर्स बच्चों हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी, कभी भी पॉइंट्स वाला नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर्स है, उनका सम है 96, उनका सम कितना है 96। तो आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने सीधा देखना है। कहता है नीचे दी गई रेशियोज में से कौन सी रेशियो नहीं हो सकती, आपने सीधा देखना है, टेबल्स आने चाहिए बस। 11 और 5 16, 16 के टेबल में 96 आएगा, 96 को 16 से काट के देख लो, पूरा पूरा कटेगा, 16 6 96 आएगा। 5 3 8, 8 के टेबल में 96 आएगा, 8 12 96। 11 और 13 24, 24 के टेबल में 96 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 और 7 9, 9 के टेबल में 96 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो ये वाली रेशियो नहीं हो सकती, राइट। यहां पे जो भी नंबर्स आएंगे, क्योंकि 16 के टेबल में 96 आएगा, तो एक हिस्सा हो जाएगा 6,
तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो पॉइंटों वाले नहीं होंगे, वो नेचुरल नंबर्स ही होंगे। सिर्फ इस केस में जो नंबर्स आएंगे, क्योंकि 9 के टेबल में 96 नहीं आता, तो जो नंबर्स आएंगे वो पॉइंट्स में जाएंगे, तो ये वाली रेशो पॉसिबल नहीं है, ये वाली रेशो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये एप्टीट्यूड का रैंडम सा क्वेश्चन था, पर बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर एवरीवन? क्लियर? गॉट इट? क्लबिंग शुरू करने से पहले 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है? बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। देखो अभी पंजाब पीसीएस का पेपर हुआ था आज से कुछ महीने पहले, बच्चों के होश उड़ गए। वो पेपर ना एक ही बात शोर मचा मचा के बता रहा था, हमें एप्टीट्यूड वाला बच्चा चाहिए, हमें रट्टे वाला बच्चा नहीं चाहिए। आप मार्केट की बुक्स भी साथ ले गए होते ना, तो भी वो पेपर क्रैक नहीं होना था, क्योंकि वो बुक्स में से आया ही नहीं था। तो वो लेवल क्रिएट करने के लिए आपको बेस बनाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस पे काम करना पड़ता है। मैंने पीडीएफ में काफी डाले, मैंने बोला था ना मैं परसेंटेज रेशियो में आपका बेस बनाऊंगा, फिर मैं लेवल बढ़ाऊंगा। तो ये बेस बन रहा है आपका, एक रैंडम सा क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे। 2 men sitting on the dining table having 12 eggs। डाइनिंग टेबल पे 2 लोग बैठे, उनके पास 12 अंडे 7:5 में, ठीक है? 7:5 में 12 एग्स है। A third man passing by requesting them to share their food in return for money। कहते एक तीसरा बंदा ना उनको बोलता है यार एग शेयर कर लेते, पैसे ले लियो, हमें भी खिला दो, है ना? पैसे ले लो, हमें भी खिला दो, चलो ठीक है। The 3 of them shared the eggs equally। तो जो टोटल 12 एग्स थे ना, अब तीनों ने बराबर बांट लिए। And the third man paid a total of ₹24 to the other 2। तो जो तीसरा बंदा है ना उसने 24 रुपए दिए। तो आपने मुझे पहले 2 को जो पैसा मिला ना उसका डिफरेंस बताना है क्विकली। ये क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो। अब ये मत कहना कि सर हमें मैथ्स नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा, इसमें आपका एप्टीट्यूड लगेगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं आज पीडीएफ में इनके अलावा और भी ऐड करूंगा क्वेश्चन, ताकि आप स्ट्रांग बनो, और मैं इनकी डाउट क्लासेस भी लूंगा। ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 2 बंदे थे 7:5 में 12 एग्स लेके बैठे थे। तीसरा बंदा आया, कहता हमें भी खिलाइए, तो तीनों ने बराबर बांट लिए, लेकिन तीसरे बंदे ने उन दोनों को 24 रुपए पे किया है। तो क्वेश्चन ये है, उन दोनों को तीसरे बंदे से जो पैसा मिला है उसका डिफरेंस कितना है? क्विकली ट्राई कीजिए। चलिए मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखो ऐसा है, 12 एग्स थे 7:5 पे, तो 12 इससे 12 थे, है ना? रेशो भी दी हुई है, सम भी दिया हुआ है। 2 लोगों के पास 12 एग्स थे 7:5 में, तो 7 और 5 ही होंगे। 12 इससे 12 तो 1 इससे 1 होगा, मतलब पहले बंदे के पास 7 एग्स थे, दूसरे बंदे के पास 5 एग्स थे, राइट? अब क्या हुआ, तीसरा बंदा आ गया, कहता आप तीनों ना बराबर बांटेंगे। तो तीनों के पास अगर टोटल 12 एग्स हैं और तीनों ने इक्वली बांट लिए, तो तीनों के पास 4-4 एग्स हो गए। और जो तीसरा बंदा उसने 24 रुपए पे किए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दोनों को, ठीक है? तो ऐसा है, अगर तीसरे बंदे ने 24 रुपए पे किए हैं, ठीक है, कितने एक्स के किए यार? इतना तो कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो ना, कितने एक्स के किए? मैं बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी सोच बढ़ाने के लिए करवा रहा हूं कि यार जरूरी नहीं होता, मैथ्स नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होता है। बस पेशेंस रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। ये नहीं सोचना कि 4 लाइनों का क्वेश्चन आ गया, मुझे तो मैथ्स में 2 लाइनों का क्वेश्चन ही नहीं आता। नेगेटिविटी नहीं बिठानी अपने दिमाग में, हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसने 4 एग का 24 रुपए पे किया यार, इसने इसके पास तो 4 आ गया ना, जब अगर 12 एग्स तीनों में इक्वली बटे, तो इसने 4 एग का 24 रुपए पे किया। अगर इसने 4 एग का 24 रुपए पे किया, तो एक एग कितने का हुआ? 6 रुपए का। अगर इसने 4 एग्स का
24 रुपए पे किया है इन दोनों को, तो एक एक कितने का होगा? 6 रुपए का। अगर इसके पास 4 एक्स है, इसके पास कितने थे? 7, कितने रह गए? 4। तो इसने कितने एक्स दिए? 3 एक्स दिए। इसके पास 5 थे, कितने रह गए? 4। तो इसने कितने एक्स दिए? 1 एक्स दिया। और इसको कितने मिले? 4 एक्स, जिसमें से 3 यहां से मिले होंगे, 1 यहां से मिला होगा। क्वेश्चन में लिखा होता ना 12 एक्स थे 7:5 में, तो 7 और 5 थे, बाद में तीनों ने इक्वली बांट लिए तो 4 4 4 हो गए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको जो 4 एक्स मिले, 3 यहां से मिले होंगे, 1 यहां से मिला होगा, तभी 4 4 4 होंगे, है ना। तो 4 एक के लिए इसने 24 रुपए पे किया है, तो 1 एक 6 रुपए का हुआ, 1 एक 6 रुपए का हुआ। इस बंदे ने ना इससे 3 एग लिए, इससे 1 एग लिया है। तो अगर 1 एक 6 रुपए का है, तो 3 एग जो लिए हैं वो पहले बंदे को 18 रुपए देगा, और दूसरे से 1 एग लिया है तो उसको 6 रुपए देगा। तो पहले बंदे से जो लिया है और दूसरे बंदे से जो लिया है उसका डिफरेंस पूछा है, उसका डिफरेंस पूछा है, दैट इज 12 रुपए। बोनस कौन बच्चा नहीं कर सकता? माइंड में बैठा होना ये बात कि हमसे मैथ्स नहीं होता या हमसे 4 लाइनों का क्वेश्चन नहीं होता, आपको क्वेश्चन होने भी नहीं देगा। माइंड में पॉजिटिविटी बैठी होगी, ट्राई तो करें, क्या पता कुछ बहुत आसान गिवन हो जैसे यहाँ गिवन है, राइट। हम कई बार बुझारतें आ जाती है, जैसे पजल्स टाइप क्वेश्चन आ गए थे उसमें पीसीएस के पेपर में ना, तो लेकिन अगर उस पर बैठते काम करते तो चीजें सॉल्व हो रही थी, पर बच्चे पहले ही डर गए, बच्चों ने डर बिठा लिया दिमाग में। तो डर जो नेगेटिविटी है ना, वो आपके क्वेश्चंस रोकेगी हमेशा, डर कभी नहीं बिठाना है, राइट। बोनस क्वेश्चन था, क्लियर एवरीवन। मैं रिपीट करना चाहूंगा, टोटल 12 एक्स थे 7:5 में, 2 लोगों के पास 7:5 कहता है 7 और 5 ही होंगे 12 के हिसाब से, तो 7 एग और 5 एग। फिर तीसरा बंदा आया, कहता तीनों बराबर बांट लेते हैं, मेरे से 24 रुपए ले लो। बराबर बांट लिए तो 12 एग में 4 4 4 हो गए, तो इससे 3 गए होंगे और इससे 1 गया होगा, क्योंकि इसके 7 के 4 हुए, इसका 5 का 4 हुआ, इसके 3 गए, इसका 1 गया, तो 4 एग टोटल गए, 4 एग टोटल इसको मिले, जिसका इसने 24 रुपए पे किया इन दोनों को। तो 4 एग का 24 रुपए, तो 1 एग कितने का हुआ? 6 रुपए का। 1 एग 6 रुपए का, तो इसने 3 एग दिए थे, इसने 1 एग दिया था, तो इसको 6 रुपए के हिसाब से 3 एग का 18 रुपए मिलेगा, इसको 1 एग के हिसाब से 6 रुपए के हिसाब से 1 एग का 6 रुपए मिलेगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना आ जाएगा? 12 रुपए। ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आज आपको पीडीएफ में और मिलने वाले हैं, आपने ट्राई मारने। नहीं होगा तो डाउट क्लास होगी संडे को, सोल्यूशन भी दूंगा, डाउट्स भी दूंगा, दोनों दूंगा। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है सभी को? डन डन डन। एक और रखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रेशो का यूज करवाता है क्वेश्चन, रेशो का यूज करवाता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। पढ़िए इसको, आपने आंसर देना है, हिम्मत रखनी है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। Paint need to be thinned to a ratio of 2 parts paint to 1.5 parts water, right? बच्चों थिंड का मतलब क्या होता है? थिंड का मतलब क्या होता है बताइए? पतला बनाना कह सकते हैं एक तरह से, है ना, कि बस पेंट में ना 2 पार्ट पेंट के होने चाहिए और 1.5 पार्ट पानी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेकिन पेंटर ने ना बाय मिस्टेक पानी ऐड कर दिया, राइट, लेकिन पेंटर ने बाय मिस्टेक पानी ऐड कर दिया। उसके बाद पेंट तो कहता 6 लीटर में ना आधा पेंट है आधा पानी है, कहता नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या ऐड करें कि जो पेंट है उसमें 2 पार्ट पेंट के और 1.5 पार्ट पानी का हो। ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। नॉर्मली पेंट में पेंट को पतला करना था या टाइप ऑफ पेंट को थिन करना था, तो 2 पार्ट पेंट के रखने थे और 1.5 पार्ट पानी का रखना था, फिर जाके उसको यूज करना था बेसिकली, है ना। लेकिन पेंटर ना गलती से पानी ज्यादा ऐड कर गया और इस तरह से ऐड कर गया कि 6 लीटर में आधा पेंट है आधा पानी है, आधा पेंट है आधा पानी है 6 लीटर में, मतलब 3 लीटर पेंट है 3 लीटर पानी है। अब वापस इसी रेशो को लाने के लिए 2 पार्ट पेंट 1.5 पार्ट पानी को लाने के लिए उसको इनमें से क्या ऐड करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ऑप्शन में से आंसर देना, व्हाट मस्ट ही ऐड टू मेक द प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर करेक्ट?
चलिए मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 2 पार्ट पेंट के 1.5 पार्ट पानी का, ठीक है। 2 पार्ट पेंट के 1.5 पार्ट पानी का, 2 पार्ट पेंट के 1.5 पार्ट पानी का, इसका रेशियो ले लो। मतलब पेंट और पानी इस तरह से चाहिए था कि 2 पार्ट उसमें पेंट के और 1.5 पार्ट पानी का हो, ठीक है। 2 और 1.5 का रेशियो होता है 4:3। कोई डाउट इस बात को लेके? रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में लेना चाहिए। 2 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो काट वाट कर आएगा 4:3, क्योंकि जब आप 2 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल का 10 ऊपर जाएगा और रेशियो आ जाएगी 4:3। आ गई? कितनी रेशियो आ गई? 4:3। तो बेसिकली पेंट और पानी 4:3 में चाहिए थे, जिसको उसने एक डिफरेंट लैंग्वेज में बोला कि पेंट को इस तरह से थिंड करना है कि उसमें 2 पार्ट पानी के हो और 1.5 पार्ट किसका हो? 2 पार्ट पेंट के और 1.5 पार्ट पानी का हो। तो 2 और 1.5 का रेशियो होता है 4:3, यानी पेंट और पानी मुझे 4:3 में चाहिए। मान लो बकेट में चाहिए या यूज करने के लिए 4:3 में होना चाहिए। अब पेंटर ने गलती से पानी ज्यादा ऐड कर दिया था, तो उसके बाद 6 लीटर है और 6 लीटर में आधा पानी आधा पेंट, आधा पानी आधा पेंट है 6 लीटर में, तो 3 लीटर पानी और 3 लीटर पेंट होगा। अगर 6 लीटर में, सो दैट 6 लीटर में आधा पानी आधा पेंट है, तो 3 लीटर पानी 3 लीटर पेंट होगा। मुझे वो वाला रेशियो चाहिए, तो आप दिमाग लगाइए इन चारों में से क्या ऐड करें कि 4:3 बन जाए। 3 है, बड़ी सिंपल सी बात है। इनमें से अगर 1 लीटर पेंट ऐड करेंगे तो पेंट 4 लीटर हो जाएगा, पानी 3 लीटर ही रहेगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा? 4:3 बन जाएगा। अगर मैं 1 लीटर पानी ऐड करता तो 3:4 बनता, मुझे 4:3 चाहिए था। अगर मैं 1.5 लीटर पानी 1 लीटर पेंट ऐड करता तो ये 3.5 लीटर होता है, ये 4 लीटर होता, तो 8:7 बनता। तो मुझे क्या ऐड करना था? 1 लीटर पेंट, राइट। ऑप्शन में से उठाना था, उसने कहा था नीचे दिए गए में से। एक तरह से उसकी लैंग्वेज यही कह रही थी, व्हाट मस्ट ही ऐड टू मेक द प्रोपोर्शन ऑफ द मिक्सचर करेक्ट। इनमें से क्या ऐड करे कि मिक्सचर का प्रोपोर्शन करेक्ट हो जाए। वैसे भी दिख ही रहा था 3 लीटर पानी है 3 लीटर पेंट है, तो कितना पेंट ऐड करे? डेफिनेटली 1 लीटर पेंट ऐड करेगा, तभी जाके वो 4:3 बनेगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? मैं रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे गिवन था कि मान लो घर पे पेंट करना है, तो बाल्टी में ना, बकेट में ना, मुझे 2 हिस्से पेंट के चाहिए, 1.5 हिस्सा पानी का चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पेंट को इस तरह से थिंड करना है, पतला इस तरह से करना है कि 2 पार्ट पेंट के हो 1.5 पार्ट पानी के हो, राइट। तो 2 पार्ट और 1.5 पार्ट मतलब 4:3, राइट। रेशियो क्या चाहिए? 4:3। रेशियो क्या चाहिए? 4:3। अब पेंटर ने गलती से पानी ज्यादा ऐड कर गया था, तो उसके पास टोटल 6 लीटर बन गया। अब उस 6 लीटर में आधा पानी आधा पेंट है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 3 लीटर पेंट है 3 लीटर पानी, 3 लीटर पेंट है 3 लीटर पानी है। अब कितना क्या ऐड करे कि 4:3 बन जाए, राइट। वापस जो मिक्सचर है वो उसी रेशियो में लेके आना है, तो क्या ऐड करे? डेफिनेटली 1 लीटर पेंट ऐड करना पड़ेगा। डेफिनेटली क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 लीटर पेंट ऐड करना पड़ेगा, तो 4:3 बन जाएगा। क्योंकि 3 है, 1 लीटर पेंट ऐड होगा तो 4:3 हो जाएगा। 4:3 का रेशियो क्या होता है? 4:3 होता है। तो बेसिकली ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। तो बेसिकली ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से ही होते हैं, रैंडम। बहुत से आपको और नए अच्छे मिलने वाले क्वेश्चन। क्वालिटी लेवल पीडीएफ है रेशियोज की आज की, जो आपको मिलेगी सेशन के बाद, ठीक है। बस घबराना नहीं है, डाउट सेशन के लिए मैं हूं। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, राइट। गॉट इट? गॉट इट? डन। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस और करेंगे आज, सेशन के एंड पे करेंगे। अब हम टाइप 2 स्टार्ट कर दें। क्लबिंग ऑफ रेशियोज बहुत काम की चीज है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज होगी, बोर्ड सेंस चीज में भी थोड़ी बहुत यूज होती है, थोड़ी बहुत जरूरत इसकी पड़ती रहती है आपको, हल्की हल्की, ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लबिंग ऑफ रेशियोज। मान लो A:B है 2:3, ठीक है। कुछ वैल्यू होगी A की, कुछ वैल्यू होगी B की, उनको काटा गया होगा, लोएस्ट रेशियोज आई होंगी 2:3, राइट। अब कहता है B की वही वैल्यू को C के साथ काटा गया, तो रेशियो आई 4:5, ठीक है। आपसे ये पूछा है तीनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। A:B:C क्या होगा, आपसे ये पूछा है।
अब देखो ऐसा है, इसको करने के बहुत मेथड्स हैं। कुछ लोग z बना देंगे, कुछ इस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। बहुत तरीके बनते हैं। मैं चलूंगा बेसिक से। बेसिक मतलब मैं चलूंगा एलसीएम से, ठीक है, मैं चलूंगा एलसीएम से। ध्यान दीजिए, एलसीएम मेथड हम बचपन से करते आ रहे हैं, एलसीएम वर्क, एलसीएम पे काम, तो उसी पे ही रहूंगा। सुनिएगा ध्यान से, राइट। एलसीएम वाले मेथड का एक फायदा ये है कि फाइनल रेशो जो आएगी ना तीनों की, वो किसी और नंबर पे नहीं कटेगी। किसी और मेथड में जाओगे तो हो सकता है दोबारा फिर काटना पड़े। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, ध्यान से समझना है। क्लबिंग की जरूरत हमें फ्यूचर में पड़नी है। ये A रेशो B है, ये B रेशो C है। कुछ कॉमन है दोनों में, कुछ कॉमन है दोनों में, B, राइट। तो तब जाके मैं क्लबिंग कर सकता हूं। अगर यहाँ पे C रेशो D होता तो मैं 2 रेशो को क्लब नहीं कर सकता, क्योंकि B जो है वो कॉमन है। तो B यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4। ऐसा पहला नंबर जो 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल का नंबर, कॉमन मतलब दोनों के, लीस्ट मतलब पहला। तो आपको क्या लेना है, 3 और 4 का एलसीएम। छोटी क्लासेस में लिया होगा, कितना आ जाएगा 12। एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 12। तो बेसिकली B यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, मैंने B को 12 बना लिया, मैंने B को एक कॉमन नंबर बना दिया, राइट। समझ में आएगा ना। अब देखो ये रेशो अलग थी, ये रेशो अलग थी, समझा रहा हूं। इस 3 को 12 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल कहती है। इस 4 को 12 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो ये रेशो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि रेशो में एक जगह मल्टीप्लाई किया तो दूसरी जगह भी करना होता है, कॉमन फैक्टर तो सेम होता है। तो अब बेसिकली 2:3 को मैंने 8:12 लिख दिया। अब 8 और 12 को काटूंगा तो मैं 2 और 3 पे ही पहुंचूंगा, काट के देख लो। 4:5 को मैंने 12:15 लिख लिया, मैं 12 और 15 को काटूंगा 4:5 पे ही पहुंचूंगा। बेसिकली अब ये 8 और 12 है और वो 12 और 15 है, तो 12 तो दोनों में कॉमन हो गया, तो तीनों की रेशो क्या होगी, 8, 12, 15। क्लियर है। इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड, राइट। बेसिकली B को एक कॉमन नंबर बना लिया, उस हिसाब से A को एडजस्ट किया, उस हिसाब से C को एडजस्ट किया। लेकिन 2 रेशियोज की क्लबिंग तभी हो सकती है जब कुछ कॉमन पार्ट होगा, और यहां पे कॉमन पार्ट क्या था, B था। क्लियर है सभी को। दोबारा देखिए, मैं एग्जांपल्स देता हूं, फिर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देख, मान लो A:B है 5:9 और B:C है 3:11। इस पूरी रेशो में और इस पूरी रेशो में कुछ कॉमन है, B कॉमन है, राइट। B कॉमन है तो क्लबिंग कर सकते हैं। B यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 3, तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है 9। इस 9 को 9 ही बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो इसको भी 1 से करेंगे। इस 3 को 9 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इसको भी 3 से करेंगे। तो बच्चों ये जो आपके पास आएगी ना रेशो, ये हमेशा लोएस्ट रेशो होगी इस मेथड से। मतलब ये तीनों किसी नंबर पे नहीं कटने वाले, इंडिविजुअली तो चलो घट सकते हैं, बट तीनों किसी नंबर पे नहीं कटेंगे। कोई और मेथड यूज करोगे मे भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बट इसमें कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप एलसीएम मतलब लीस्ट नंबर लेके चल रहे हो। क्लियर है बच्चों। इसको बोलते हैं क्लबिंग। इसको क्या बोलते हैं, क्लबिंग। एक क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिए, एक क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, कुछ और बढ़िया करवाऊंगा। एक क्वेश्चन अपने हाथ से कीजिए सारे बच्चे। अरे ये तो वही वैल्यू आ गई, आसान है। ABCD कौन सा आंसर होगा, जल्दी 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 जल्दी। A:B है 7:9, ठीक है। B:C है 3:5। कॉमन है कुछ इन दोनों में, डेफिनेटली B कॉमन है, तो B सेम है, राइट। B को आप एलसीएम लोगे, दैट इज 9। 9 को 9 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो इसको भी 1 से करेंगे। 3 को 9 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इसको भी 3 से करेंगे। तो प्रैक्टिस की बात है, आपको किसी मेथड की जरूरत नहीं है, इसी से ही आप 5 सेकंड में कर सकते हो वर्कआउट। आपका आंसर होगा ऑप्शन C। तो दैट इज क्लबिंग ऑफ रेशोज। इसके क्वेश्चंस मैंने जितनी भी बुक्स है ना, सारों के समेट के आपको PDF में डाल देने, मजा ही आ जाएगा आपको करके। पर क्लबिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्लबिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। अब मान लो A:B गिवन है 4:5, ठीक है। B:C गिवन है 15:2 और C:D गिवन है
4:3। अब 2 रेशोज नहीं दी हुई, 3 रेशोज दी हुई है, 1 2 3, ठीक है, थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया और आपसे पूछा है A/, B/, C/D, आपसे ये पूछा है, राइट। तो इसका अप्रोच क्या होगा? पहले आप इन दोनों को देखोगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है, डेफिनेटली कॉमन है, क्या? बी को एलसीएम ले लो 15, 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 15 बन जाए, दैट इज 3। तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। इस 15 को किससे मल्टीप्लाई करो 15 बन जाए, दैट इज 1। तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो। तो यहां से मेरे पास आ गया A/, B/C। क्या आ गया ये मेरे पास 12 15 2, मेरे पास क्या आ गया A/, B/C। आगे ये मेरे पास क्या आ गया A/, B/C, कितना आ गया 12 15 2, 12 15 2। इन दोनों की क्लबिंग करके मेरे पास A/, B/C आ गया। अब आगे C/D भी था। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इस पूरी रेशो में और इस पूरी रेशो में कुछ कॉमन है। A/, B/C और C/D में कुछ कॉमन है, डेफिनेटली कॉमन है। क्या? C कॉमन है। क्या कॉमन है? C यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, 2 और 4 का एलसीएम 4, किससे मल्टीप्लाई करो दैट इज 2। तो इसको भी 2 से करोगे और इसको भी 2 से करोगे। राइटिंग के लिए क्षमा चाहेंगे, राइट, थोड़ी सी बुरी है। तो ये आपके पास A/, B/C/D आ जाएगा। क्लियर है सभी को? सबसे पहले इन दोनों को क्लब किया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने और क्वेश्चन करवाने अभी, राइट। सबसे पहले इन दोनों को क्लब किया क्योंकि B कॉमन था, तो आपके पास आ जाएगा A/, B/C। फिर A/, B/C और C/D में कुछ कॉमन था C, तो C का एलसीएम लिया, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये सारे भी 2 2 से मल्टीप्लाई होंगे, राइट। ये 4 4 किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो A/, B/C, C/D आपके पास आ जाएगा 24 30 4 3। क्या रेशो आ जाएगी? 24 30 4 3। ये आपके पास रेशो आ जाएगी किसकी? ABCD की क्लबिंग रेशो, इकट्ठी रेशो। क्लबिंग मतलब इकट्ठा करना। क्लियर है? और ये लोएस्ट रेशो होगी। ये चारों के चारों किसी नंबर पे नहीं कटने वाले, इंडिविजुअली कट सकते हैं बट इकट्ठे नहीं कट सकते। क्यों लोएस्ट रेशो होगी? क्योंकि हम एलसीएम मेथड से चल रहे हैं। ये बेस्ट मेथड होता है मेरे हिसाब से, बनने को तो बहुत कुछ बन सकता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? एक क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल है, थोड़ा आपका फ्लो बन जाए तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। P/Q दिया हुआ है 8/15। सभी का आंसर चाहिए, अपने हाथ से बिठा लो, अपने हाथ से बिठा लो। और आगे Q/R है 3/2, राइट। कुछ कॉमन है Q, यहां 15 या 3, 15 और 3 का एलसीएम 15, किससे मल्टीप्लाई करूं 1, तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 1 से करो क्योंकि ये रेशो लगती। 3 को 15 बनाए, किससे मल्टीप्लाई करें 5, तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी करो। तो ये आपके पास रेशो आ जाएगी 8 15 10, दैट इज P, दैट इज Q, दैट इज R। रेशो क्या आ जाएगी आपके पास? 8 15 10। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? डन, आसान था, बढ़िया था, राइट। अब एक 3 वाला अपने हाथ से, मैं चाहता हूं आपके हाथ से सोल्व हो। P/Q, Q/R, R/S गिवन है। आपसे पूछा गया है P/S। इसको करने के 2 मेथड हैं, एक मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक मैं और डिस्कस करूंगा आज। एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं चाहता हूं आपके हाथ से हो, मैं चाहता हूं आपके हाथ से हो, राइट। ट्राई कीजिए। P/Q is given 8/15, Q/R is given 5/8, R/S is given 4/5. Find P/S quickly. ट्राई कीजिए। पहले P/Q/R को क्लब कर लीजिए, फिर P/Q/R आ जाएगा, फिर P/Q/R और R/S को क्लब कर लीजिए। ये अप्रोच मैंने आपको बताई अभी तक। आपका आंसर आ जाएगा ABCD में से। जल्दी, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। थोड़ा हाथ बिठा लो, लो लेवल है। चलिए मैं करवाता हूं, ध्यान दीजिए।
P रेशो Q है 8:15, Q रेशो R है 5:8। इस पूरी रेशो में और इस पूरी रेशो में कुछ कॉमन है, Q 15 और 5 का एलसीएम 15 ही रहेगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 15 को 15 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 1 से करो। 5 को 15 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी 3 से करो। तो ये आपके पास आ जाएगा P रेशो Q रेशो R, कितना आ गया, 8, 15, 24। राइट, समझाने के लिए दोबारा लिखता होता हूँ, नहीं तो मैं तो जब सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहीं से अगले को पकड़ के सॉल्व कर दूंगा। आगे है R रेशो S, कितना, 4:5। अब आपने ये देखना है इस पूरी रेशो में और इस पूरी रेशो में कुछ कॉमन है, R कॉमन है, तो 24 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 24, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1, तो दैट इज 1, दैट इज 1। राइट, अब 4 को 24 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो ये भी 6 से होगा क्योंकि ये रेशो अलग थी। तो ये आपके पास आ जाएगा P रेशो Q रेशो R रेशो S, दैट इज P, दैट इज Q, दैट इज R, जो कि कॉमन ही बन गया था, दैट इज S। लेकिन उसने क्या पूछा, P रेशो S। ये बहुत मैटर करेगा पेपर में, पूछा गया। मेरी बात याद रखना, अगर कभी पेपर में P रेशो Q रेशो R रेशो S पूछा हो तो यही करना है, यही करना है। लेकिन अगर P रेशो S पूछा हो तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसमें से P और R निकाल लो, इसमें से P और R निकाल लो। P कितना था 8, R कितना था 30, P और S, सॉरी ये P था ये S था, P और S निकाल लो, तो 8 और 30 का रेशो कितना हो जाएगा, 4:15। इंडिविजुअली तो कर सकते हैं, इंडिविजुअली तो कर सकते हैं 8 और 30, लेकिन ये चारों किसी नंबर पे इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। राइट, 8 और 30 कटेगा तो रेशो कितना आ जाएगा, 4:15। तो मेरे 2 पॉइंट्स हैं, अगर आपसे कभी भी पेपर में इस तरह से 3 रेशोज दिए और पूछा हो P रेशो Q रेशो R रेशो S, तो यही क्लबिंग करनी है। पहले 2 की क्लबिंग, फिर S R कॉमन हो जाएगा तो आगे क्लबिंग, 2 बार क्लबिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कभी इस तरह से कुछ पूछा है तो ये तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आया। पंजाब के पेपरों में, स्टेट के पेपरों में टाइमिंग का कोई बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं है कि 5-5 सेकंड में करने हैं क्वेश्चंस, 30-40 सेकंड 50 सेकंड ले सकते हो जाएगा। एक मेथड और है, वो एक रास्ता है, वो समझ कम आएगा बट वो एक रास्ता है, उसको इग्नोर कर देना, इसको कर लेना यूज। पर मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि इतने को तो बंदे के समझ में आ सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। नहीं आएगा तो घबराना मत, इसको यूज कर लेना। P रेशो Q रेशो R रेशो S से निकाल के P और S उठा के काट देना, ठीक है, अगर कटता हो तो। राइट, ये बेस्ट है, क्योंकि जब P रेशो Q रेशो R रेशो S पूछा होगा तब यही लगेगा, तब यही लगेगा। राइट, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज और कर सकते थे, सुनना। देखो P Q R S, P की एक वैल्यू होगी जो Q के साथ कटी होगी तो कट के 8/15 आया, फिर Q की वही वैल्यू R के साथ कटी होगी तो कट के 5:8 आया, फिर R की वैल्यू S के साथ कटी होगी तो 4:5 आया। बट P Q R S तो कुछ नंबर्स है ना, कुछ वैल्यूज होंगी इन सभी की अपनी अपनी। तो अगर मुझसे P रेशो S पूछा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, P रेशो S का मतलब है P अपॉन S पूछा है हमसे, राइट। उसको मैं ये लिख सकता हूं, मतलब एक तरीका है, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आप बताओ। Q से Q खत्म हो जाएगा, R से R खत्म हो जाएगा, बचेगा तो P बाय S। देखो मुझे क्वेश्चन में ना P पता, ना Q पता, ना R पता, ना S पता, लेकिन मुझे क्वेश्चन में P बाय Q पता है 8/15, मुझे क्वेश्चन में Q बाय R पता है 5/8, मुझे क्वेश्चन में R बाय S पता है 4/5। आंसर वही आएगा 4/15। ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द पार्ट विच इज गिवन। लेकिन ये तभी लगेगा जब इंडिविजुअल पूछा हो,
ठीक है, थोड़ी मेहनत करवा दूंगा, मुझे पता है एकदम से पल्ले नहीं पड़ता है, ऑफलाइन एक्सपीरियंस है मुझे पता है क्या चीज़ पल्ले पड़ती है, क्या चीज़ पल्ले नहीं पड़ती है, मुझे पता है एकदम से दिमाग में नहीं जाता, वो वाला तो समझ है ना, ये वाला एक तरीका है, रास्ता है, तो रास्ते की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो पकड़ेंगे, राइट। कि यार मैंने क्या दिमाग लगाया, पी और एस का रेशियो पूछा है, तो अगर मैं पी बाय एस को ये लिख दूं, तो अगर आप ध्यान दो क्यू और क्यू सेम चीज होती है, आर और आर सेम चीज होती है, तो बेसिकली ये भी तो पी बाय एस ही है ना। अब इसका फायदा ये हुआ, मुझे इंडिविजुअली पी क्यू आर एस नहीं पता, लेकिन मुझे पी बाय क्यू पता है जिसको मैंने लिख दिया यहां पे, मुझे क्यू बाय आर पता है जिसको मैंने लिख दिया, मुझे आर बाय एस पता है जिसको मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो आएगा तो पी बाय एस ही। ये एक तरीका है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो पूछा होता पी रेशो आर, ठीक है, पी रेशो आर पूछा होता, तो यहां से यहां तक जाना है, तो पी रेशो आर को मैं ये लिख सकता हूं, कोई डाउट? क्यू खत्म हो जाएगा, पी और आर ही बचना है। अब लिखने का फायदा ये है कि पी नहीं पता, आर भी नहीं पता, लेकिन पी और क्यू का रेशियो पता है, क्यू और आर का रेशियो पता है। वन बाय थ्री, वो क्लबिंग करके उसमें से पी और आर निकाल के काट के देख लो, 1/3 आएगा, तरीका है। अब आप बोलोगे सर आर रेशो पी पूछा हो तो पी और आर आ जाएगा, तो उल्टा करोगे तो आर रेशो पी होगा, अगर पी रेशो आर 1/3 है तो आर रेशो पी 3/1 ही होगा। समझे नहीं समझे? कम समझे? एक और करते हैं, मुझे पता है कम समझे क्योंकि एक तरीका है, एक और करते हैं फिर देखते हैं। मैंने वैल्यूज और डाल दी, ध्यान दो, ए रेशो बी है 2/3, बी रेशो सी है 4/5, सुनते रहिएगा, सी रेशो डी है 5/9, ठीक है, सी रेशो डी है 5/9। ध्यान देना, अगर मुझसे पूछा होता ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो भाई मैं करता क्लबिंग, मैं इन दोनों को क्लब करता, फिर जो आ जाता उसको तीसरे के साथ क्लब करता। अगर मुझसे क्या पूछा होता ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तब तो नॉर्मल मेथड ही चलेगा, लेकिन उसने इंडिविजुअली पूछा, उसने क्या पूछा, बी रेशो डी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उसने बी रेशो डी पूछा ना, तो मुझे बी से डी तक जाना है, तो बी रेशो डी को मैं ये लिख सकता हूं, वो कॉमन वाला कटना चाहिए, राइट, ये लिख सकता हूं, तो b बाय सी मुझे पता है कितना 4/5, c बाय डी पता है मुझे कितना 5/9, ये 5/9 है ना, तो कटकर 4/9 ही आएगा, किसी भी मेथड से कर लो 4/9 ही आएगा। शॉर्टकट नहीं बोलता होता, शॉर्टकट में वर्ड ही नहीं यूज करता होता। मेरा ये मानना है जितना नॉलेज होगा उतना स्पीड होगा, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्पीड होगा। एक बंदे ने परसेंटेज पे 10 दिन लगाए हैं, दूसरे ने किसी के पास शॉर्टकट में 2 दिन लगाए हैं, पेपर में क्वेश्चन पड़ा है, 10 दिन वाला जल्दी करेगा, उसका दिमाग बैठा हुआ है। आप इमेजिन करो, आप 10th क्लास में हो, आप 6th क्लास का पेपर करते हो, तो आप स्पीड से ही करोगे, है ना। आप 7th क्लास का पेपर करते हो, आप स्पीड से करोगे, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ चुका है, आपको पता है किस क्वेश्चन को देख के क्या मेथड यूज करना है, क्या तरीका यूज करना है, किस क्वेश्चन में कैसे वर्कआउट करना है क्वेश्चन, तो वो सब प्रैक्टिस का खेल है, राइट। अभी कितने दिन हुए बैच को शुरू हुए? 5-6 दिन हुए, है ना। डिमांडे देखो, सिंपल ट्रस्ट, कंपाउंड ट्रस्ट तुसी हटाता जी, यार मेरे को 6 फोन आए हैं, राइट, और मेरे को 14 के 15 मैसेज आए हैं। सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट तुसी हटाता, वो हटा कहाँ दिया? सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट पता है क्या होता है? पूछो मेरे बच्चों से कितना के डीप चैप्टर है, और थोड़ा बेस तो बना लो परसेंटेज मेरे इश्यूज में, थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग तो कर लो। मैं इस बैच को बिगिनर बैच की तरह ही चला रहा हूँ, सिंपल सी बात है, सारे चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है। हटाया नहीं था वो, मैंने सोचा थोड़ा बाद में करा देंगे, ठीक है। विद इन अ मंथ आपका सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट पक्का हुआ होगा। पार्टनरशिप भी तो चैप्टर है ना, पार्टनरशिप को निकालूं क्यों? मैं रेशियो के साथ पार्टनरशिप करवाऊंगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज दोनों का लिंक है पार्टनरशिप में। एसआईसीए में भी परसेंटेज ही है पूरा, लेकिन एसआईसीए के लिए थोड़ा लेवल चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग चाहिए बेस, तो 2-4 चैप्टर करके कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले करा दूंगा मैं, ठीक है, मैं विद इन 25-30 डेज करवा दूंगा। और ऐसे एक छोटी सी डिस्कशन, राइट, 1 मिनट, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया करूंगा, 1 मिनट लेना चाहूंगा, फिर इसको समझाता हूं। अगर देखो मेरा काम ना, मैं सारा खुद मैनेज करता हूं,
अभी तक तो, ठीक है। फाजिलका में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, स्टूडियो में भी अकेला बैठा हूँ, ठीक है। सारे काम मैनेज खुद करता हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत काम जो है वो टाइपिंग का या वो दे देता होता हूँ, राइट। क्वेश्चन वोश्चन खुद ही बनाता हूँ, वैल्यू चेंज करना खुद का काम होता है, ठीक है। कुछ सेम ले लेता हूँ, कुछ पुरानी ले लेता हूँ, कुछ नहीं बनाता हूँ, ठीक है। और अब मुझे अगर बेमतलब के मैसेजेस आते रहेंगे या बेमतलब की कॉल्स आती रहेंगी, मेरी हैबिट है कि कॉल्स पिक करता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, मैसेजेस के रिप्लाई मोस्टली दे देता हूँ, ठीक है। मतलब जो नीडी रिप्लाईज होते हैं। पर अगर बेमतलब दिन में 80 मैसेज आ जाएंगे जैसे कल हुआ, तो वो गलत बात है। कैलेंडर करा दो जी, क्लोक करा दो, इंग्लिश तक करा दो सर। और यार सर ने अभी शुरू किया है, सर की कोशिश है बच्चों को जितना हो सके दे दें, राइट। पर मैं भरोसा अपने मैथ्स पे कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा भरोसा, क्योंकि उसके लिए मुझे आना है। बीच में मेरी एक दिन तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने लेक्चर आके दे दिया, क्योंकि मैं भरोसा कर सकता हूं अपने में। सामने वाले को पकड़ नहीं सकता, नहीं यार तू बीमार है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे एक लेक्चर लेना पड़ेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा मुझे अपने पे भरोसा है। तो मैथ्स की तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैथ्स की आपको कोई कमी नहीं आएगी। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं भी वर्कआउट करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं लोग मेरे चैनल पे आए, मैं चाहूंगा, क्यों नहीं चाहूंगा, राइट। मेरा भी मोटिव है। ये फ्री कुछ नहीं होता, हर बंदे का कोई ना कोई मकसद होता है, हर बंदे का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। फ्री वाला कोई फेवर नहीं है फ्री वाला। मैंने भी देखा यार, चैनल ग्रो ज्यादा करेगा, 2000 लोगों तक पहुंचेंगे, नाम बढ़ेगा, सबसे बड़ा पॉइंट है ना। नाम बढ़ता होता है इंसान का तो डेफिनेटली वो तरक्की करता होता है। तो ये कोई फेवर नहीं होता है, ये हमारा डिसीजन होता है, ठीक है। और डिसीजन पे उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो एक कमिटमेंट वाला पॉइंट होता है। तो मैंने आपको बोला है कि मैं अपनी कमिटमेंट पे रहूंगा, राइट। तो मुझे SICA भी करवाना है, मुझे हर एक चैप्टर करवाना है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं देखना आप 10 जगह से पढ़े हो ना तो वहीं जाके SICA कर लो यार। आपको ये देखना है कि ये बिगिनर बैच चला है और सर ने 2 महीने में पूरा करना है। 2 महीने में सर ने पूरा किया कि नहीं किया, 2 महीने में सर ने मेंसुरेशन का कोई हल दिया कि नहीं दिया, या अलजेब्रा करवाया कि नहीं करवाया। अलजेब्रा भी बोल रहे थे कुछ बच्चे, है ना। करवा देंगे यार, जब हाँ बोल दिए ना तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो मना कर दूंगा, ठीक है। जब मैंने बच्चों को हाँ बोल दिया तो ये पूरा ही होगा। वेट करो, पेशेंस रखो, ठीक है। ये सोचो बहुत से ऐसे बच्चे जो क्वांट के लिए कहीं पे नहीं कर पाए या कोचिंग के लिए पे नहीं कर पाए, यहाँ क्वांट सीखने का उनको मौका मिल रहा है। वो क्या देखें कि यार दूसरे बच्चों का कंपाउंड ट्रस्ट नहीं हुआ तो सर कंपाउंड ट्रस्ट कमाए। वो ये देखेंगे सर बेस से चले कि नहीं चले, पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, परसेंटेज से शुरू कर दिया ना, राइट। बस अब परसेंटेज रेशियो से मेरे को मेरी सीक्वेंस के हिसाब से चलने देना। 1 महीने में ना आपके सवाल जवाब सब खत्म हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में ही A/D पूछा होता, ठीक है। इसी में ही A/D पूछा होता। मान लो A/D पूछा होता तो A से D तक जाना था। मतलब आप कुछ भी इंडिविजुअली निकाल सकते हो, इंडिविजुअल कुछ भी निकाल सकते हो। तो उसको ये लिख सकते हो, A/B का रेशियो पता है, B/C का भी पता है, C/D का भी पता है। ये B/C है, ये C/D है, A/B है ना। अगर मान लो पूछा होता A/C तो A से C तक जाना है तो उसको ये लिख दो। सिर्फ ये लिखने के तरीके हैं तो ये थोड़ा कम समझ आता है। तो मैंने आपको बोला कि आप क्लबिंग कर सकते हो, आपको टाइमिंग का दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पकड़ लो तो पकड़ लो। अब बच्चा बोलेगा A/C की जगह C/A पूछा होता तो बच्चा A/C निकाल लियो, उसका उल्टा C/A ही होता है, तो उसको आंसर को उल्टा कर दियो। अगर A/C 4/3 आ रहा है ना तो C/A 3/4 होगा। तो घबराना मत, कुछ भी निकल जाएगा इंडिविजुअली। अब ये क्यों बताया, सुनिए। मान लो कल को पेपर में बड़ा आ जाए, A/B है 2/5, B/C है 15/8, C/D है 2/7 और D/E है 14/5। 4 रेशियो यहाँ की दिया हुआ है, एक आधी बुक में दिया हुआ है 4 रेशियो। वैसे तो बहुत बड़ा होगा। अब क्लबिंग वाला मेथड क्या कहेगा, सुनो। क्लबिंग वाला मेथड कहेगा इन दोनों को क्लब कर लो, A/B/C आ जाएगा। इन दोनों में D कॉमन है, क्लब कर लो, C/D/E आ जाएगा। तो A/B/C, C/D/E में C कॉमन होगा तो वो भी आगे क्लब हो जाएगा। क्लबिंग तो हो ही जाएगी हमेशा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में इतना बड़ा आएगा तो इतना बड़ा नहीं पूछेगा, वैसे तो 3 से ज्यादा नहीं जाएगा, बट अगर चला जाए और मान लो पेपर में आपसे पूछता है A/E बताओ, तो ये वाला मेथड थोड़ा सा आपका टाइम बचा सकता है, क्योंकि A/E का मतलब है A/E। A से कहां तक जाना है, E तक, उसको मैं ये लिख सकता हूं। तो आप दुनिया के किसी भी मेथड से निकालो और इस मेथड से निकालो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपके सामने
ए और ई बचेंगे, ये कट जाएंगे। अब ए और बी का रेशो मुझे पता है, बी और सी जो भी है उनका रेशो पता है, सी और डी जो भी उनका रेशो पता है, डी और ई जो भी उनका रेशो पता है, आंसर आ जाएगा। और एक काट कर ए रेशो ई ही आएगा। अब मान लो इसी में ही वो पूछता बी रेशो ई, तो बी से ई तक जाना है, तो उसको मैं ये लिख सकता हूं। थोड़ा दिमाग लगाना है, हर चीज बनी बनाई नहीं मिलेगी, कुछ सोचना भी पड़ेगा। अब मान लो ए रेशो डी पूछता है, तो यहां से यहां तक है, तो उसको ए बाय बी बाय सी बाय डी लिख लो। तो एक तरीका है, कल को यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी क्लबिंग वाला बेस्ट है, वो तो यूनिवर्सल है, राइट, वो तो हर जगह ही चलेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, उसमें समझ है। इसमें थोड़ा रास्ता है, बताना मैं जरूरी समझता था, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्लबिंग सीख ली है ना, लेकिन क्लबिंग के बाद एक बहुत अच्छी चीज हमने सीखनी है अभी, क्लबिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ध्यान देना, मैं खुद करवा रहा हूं, फिर मैं आपसे करवाऊंगा। 1210 रुपए बटा है एबीसी में, मेरी बात ध्यान से सुनना। कल वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा। 1210 रुपए बटा है एबीसी में, ठीक है, 1210 रुपए बटा एबीसी में, ठीक है। अब ए रेशो बी है 5:4, ठीक है, और बी रेशो सी है 9:10। कल का लेक्चर याद करो, कल का लेक्चर याद करो, ए बताना है, सी बताना है, कुछ भी बताना है। अगर a प्लस बी प्लस सी दिया हो और उसको क्विकली सॉर्ट आउट करना हो, तो मुझे ए रेशो बी रेशो सी चाहिए। मुझे ए रेशो बी रेशो सी दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, खत्म कर दूंगा यार, टोटल इतना है जी, रेशो में इतना है, एक हिस्सा इतना हो जाएगा। लेकिन यहां पे मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी नहीं है, रेशो अलग अलग है। तो पहले करनी है क्लबिंग। 4 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 36। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 बन जाए, 36 बन जाए 9, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 36 बन जाए 4, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी। अब ये बन गया कल का क्वेश्चन। तो बेसिकली यहां तक आपको पहुंचाना चाहता था मैं। इसमें क्लबिंग ही कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। कभी भी सम दिया हो ना तो आपको क्लबिंग ही बचाएगी, और क्लबिंग वैसे ही बचाएगी जैसे सिखाई है एलसीएम मेथड से। वो तो इंडिविजुअल पूछा हुआ था तो एक तरीका लग गया था, बाकी क्लब करना बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चंस के लिए कि a प्लस बी प्लस सी क्विकली सॉर्ट आउट तभी होगा जब आपके पास a रेशो बी रेशो सी होगा। तो बच्चे इसको यहीं पे ही क्लब कर देते होते हैं। 5 4 है जी, 4 9 10 है, 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36। 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36। तो 36 है, तो 4 को 36 बनाना है। 4 को 36 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 से। तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 9 से होगा। 5 9 45। 9 को 36 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 40। तो ये मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी आ गया। अब आप क्या देखोगे जी, टोटल क्या दिया हुआ है? सम। टोटल इससे कितने हैं? ऐड करना है इनको। 40 थी, 70 110 115 121 121। टोटल इससे कितने? 121। टोटल वैल्यू कितनी है? 1210। तो 121 हिस्से 1210 हैं, तो एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? 10। एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? 10। पूछा गया है सी, तो सी कितना आ जाएगा? 400। अगर ए पूछा तो 45 गुना 10 हो जाता, अगर बी पूछा तो 36 गुना 10 हो जाता। तो ये क्लबिंग का पहला क्वेश्चन है जो पेपर में सही तरीके से आ सकता है कि ए रेशो बी दिया हुआ है, बी रेशो दिया हुआ है और तीनों का सम दिया हुआ है। तो तीनों का सम क्विकली सॉर्ट आउट तभी होगा जब ए रेशो बी रेशो सी होगा। वही तो सिखाया अभी आपको, क्लबिंग करना तो सिखाया। तो इसको क्लब करके ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा और उसके बाद तीनों का सम सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? अगर पिछले कहीं किसी क्वेश्चन में जहां पे भी हमने शॉर्टकट से सीखा था, जैसे यहां पे ये वाला ना, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे मान लो पी रेशो एस की जगह पे आपको इस क्वेश्चन में चारों का सम दिया होता, कुछ भी दिया होता और इंडिविजुअल सम पूछा होता, तो चारों का सम सॉर्ट आउट तभी होता जब चारों का रेशो होगा। और चारों के रेशो के लिए आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी, पहले इन दोनों की, फिर उसमें आर कॉमन आएगा, फिर उस पूरे की इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि ए बी सी आ जाएगा, फिर सी डी में सी कॉमन होगा, तो फिर दोबारा क्लबिंग होगी। तो अगर कभी भी पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो एस पूछा हो तो भी क्लबिंग करनी है, अगर चारों का सम दिया हो तो भी क्लबिंग करनी है, तीनों का सम दिया हो तो भी क्लबिंग करनी है, क्योंकि क्लबिंग ही आपको बचाएगी।
ठीक है, ये तो इंडिविजुअली कभी पूछा हो तो यूज कर सकते हो, जो मैंने एक तरीका बताया था वो तो रेयर तरीका है, ये यूनिवर्सल तरीका है, मतलब हर जगह लगेगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लबिंग क्लियर है? क्लबिंग का एक क्वेश्चन और करवाता हूं, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। अरे ट्राई कर लो, सोखा क्वेश्चन है ये, बिना नहीं। आंचल और नव के पास कुछ पैसे हैं, 2:3 में। नव और प्रीति के पास कुछ पैसे हैं 6:11 में। तीनों का सम दिया हुआ है 420। तीनों का सम क्विकली सॉर्ट आउट तभी होगा जब तीनों का रेशो होगा। जब तीनों का क्या होगा? रेशो होगा। तो सबसे पहले आप तीनों का रेशो लेके आओ किसी तरीके से। क्विकली, आसान है, सभी का आना चाहिए, 100% चाहिए मुझे, 100% चाहिए मुझे। तो आंचल और नव का रेशो है 2:3, ठीक है, और नव और प्रीति का रेशो है 6:11। तो नव कॉमन हुई और तीनों का सम है 420। देखो ऐसा है, तीनों का सम तभी सॉर्ट आउट होगा जब तीनों का रेशो होगा इकट्ठा। तो इकट्ठा रेशो ले आते हैं। कौन कॉमन है? नव। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 और 6 का एलसीएम 6। किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1, तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रेशो आ जाएगा 4, 6, 11। किसका? आंचल, नव और प्रीति। अब ये कल का क्वेश्चन बन गया, लेक्चर नंबर 1 का। हिस्से कितने हैं जी? हिस्से हैं 4, 6, 10 और 21। 21 हिस्से 420 हैं। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। पूछा किसका? प्रीति का। पूछा किसका? प्रीति का। तो प्रीति के हिस्से कितने? 11। तो 11 × 20 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 220। कहाँ गया 220? ये रहा। तो बेसिकली तीनों का सम दिया हुआ था, तीनों का सम तभी सॉर्ट आउट होगा जब तीनों का रेशो होगा। तीनों का रेशो आपको क्लबिंग से लाना पड़ेगा। क्लबिंग तभी हो सकते जब कुछ कॉमन हो। तो नव कॉमन थी तो इनका रेशो आ जाएगा। तो ये तो बन गया कल का क्वेश्चन कि यार बिना पेन उठाए कर सकते हो। 6, 10, 11, 21 से 420 है तो 21 से 20 तो 11 इससे 220। अगर इसका पूछता तो 80 आ जाता और इसका पूछता तो 120 आ जाता। गॉट इट? ये होते हैं क्लबिंग के क्वेश्चंस। अब इनमें लेवल मिलेगा आपको पीडीएफ में, इनमें लेवल मिलेगा पीडीएफ में, एक जैसे नहीं मिलेंगे, चलते जाएंगे, घूमते जाएंगे क्वेश्चंस। गॉट इट? 1-2 क्वेश्चन और करेंगे क्लबिंग के अभी। चलिए, डन 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 हो जाएगा। चलो, थोड़ा अलग है एक्चुअली, थोड़ा अलग है। बच्चे इसमें अक्सर गलतियां करते हैं, ठीक है। ये 8:9 है, 8:9। बच्चे क्लबिंग जो कर देते हैं उसके बाद अक्सर गलतियां करते हैं। तो मुझे कुछ पॉइंट बताना है इसमें आपको। ट्राई मार लो पहले और दूसरे नंबर का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो दिया हुआ है और पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। Of the 3 numbers, the ratio of first number and second number is 8:9 and the ratio of second number and third number is 3:4। लेकिन इस क्वेश्चन में जो चीज़ डिफरेंट है वो इसके बाद है, क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते थे सम दिया होता था, डिफरेंस दिया होता था, हम सीधा खेल लेते थे। ये सीधा खेलने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, आप एक बार ट्राई कीजिए। अलग क्वेश्चन है। चैप्टर्स को जितना डीप करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, एक एक चैप्टर पे 100 क्वेश्चंस करेंगे, उतना हमारा डर कम होगा, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना हमें एक्स्ट्रा बुक्स में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ट्राई कीजिए। देखो, पहले 2 नंबर्स का रेशो है 8:9,
दूसरे और तीसरे का रेशियो है 3:4। ठीक है, ठीक है, इनकी करनी है क्लबिंग। तो क्लबिंग जब आप करोगे तो 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, सेकेंड नंबर कॉमन था, तो ये रेशियो आ गई, बड़ी आसानी से आ जाएगी। 8, 9, 12, यहां तक तो सभी का हो गया होगा, यहां तक तो सभी का हो गया होगा। अब जो गलती बच्चा अक्सर करता है उससे बचाना है मुझे आपको। हम ना थोड़ा डायरेक्ट चले थे इस चैप्टर में, तो वो गलती बचानी है आपकी। तो इस बार ना पहले और तीसरे नंबर का ना प्रोडक्ट दिया हुआ है। बच्चों मैंने क्या सिखाया था, ए गिवन है रेशियो में ए देखो, बी गिवन है बी देखो, दोनों का सम गिवन है सम देखो, डिफरेंस गिवन है डिफरेंस देखो, लेकिन प्रोडक्ट गिवन हो प्रोडक्ट मत देख लेना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी वहां पे हमारे से। अब ये मत कर देना 8 और 12 96, इससे 2400, ये गलती मत कर देना, क्योंकि रेशियो में ना वेरिएबल होता है। अब 8x और 12x ना 20x ही होता है, 8x माइनस 12x, 12x माइनस 8x 4x ही होता है, लेकिन 8x इंटू 12x 96x नहीं होता। बस ये गलती करनी है। तो प्रोडक्ट में कभी डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट में ना अगर ये नंबर 8x है और ये नंबर 12x है तो दोनों का सम दिया होता तो वो 20x ही होता, x होता एक हिस्से की वैल्यू जो निकल आती, डिफरेंस होता तो वो 4x ही होता, लेकिन प्रोडक्ट कभी नहीं होगा आपके पास, 96x नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर 8x है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। x मैंने क्या माना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रेशियो में एक हिस्से की वैल्यू होती है, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं निकालनी। तो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि 8x इंटू 12x होता है 96x², लेकिन इसको मल्टीप्लाई मत करना, पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दो। पहले तो 8 पे काटो, 8 को नीचे ले जाओगे, इस पे काटोगे तो ये 300 आ जाएगा, फिर 312 पे कटेगा तो 25 आ जाएगा, लेकिन x इंटू एक्स जो होता है ना वो x² बनेगा, तो आपका x 25 नहीं आएगा, x² 25 आएगा, समझ रहे हो, x 25 नहीं आएगा, x² 25 आएगा, तो x कितना आ जाएगा 5, x कितना आ जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। स्क्वायर रूट भी सिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, बट अभी छोटा मोटा स्क्वायर रूट तो आपको पता होता है ना। x 5 आ जाएगा। उसने पूछा है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर कितने x था, सेकेंड नंबर था 9x, तो अगर x 5 आ गया तो 9 5 आंसर कितना आ जाएगा 45। क्लियर है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि आपको कल को पेपर में गड़बड़ ना हो जाए कि आपने बोलो सर ने तो सिखाया था जो चीज एक्चुअल गिवन है वही रेशियो में देखनी है। वो इसलिए देखते थे क्योंकि 8x 12x 20x ही बनता, डिफरेंस में भी वही बनता, लेकिन प्रोडक्ट में 8x इंटू 12x 96x नहीं बनता, 96x² बनता, राइट। तो इट्स बेटर कि आप वेरिएबल यूज कर लो, वेरिएबल कंपोनेंट यूज कर लो। वेरिएबल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो दिस इज 8x, दिस इज 12x। मैंने जब सबसे पहले मैंने क्लबिंग की, क्लबिंग करने का मतलब है तीनों में कॉमन फैक्टर सेम है, तो एक 8x हुआ, एक 9x हुआ और एक 12x हुआ। पहले और तीसरे का प्रोडक्ट दिया हुआ है, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 2400 प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो x² कितना आ जाएगा 25, तो x कितना आ जाएगा 5, x 5 आ जाएगा। तो पूछा गया था सेकंड नंबर, तो 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा 45। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो क्लबिंग का ना ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको क्लबिंग का क्वेश्चन एक देने वाला हूं जो एप्टीट्यूड बेस है, जिसमें आपको दिमाग लगाना है लास्ट में, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, आप में से कुछ बच्चे कर सकते हैं। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। यहां से ना ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आप सभी ट्राई कर सकते हो। क्लबिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा आज मैं आपको, टाइम थोड़ा लूंगा आज मैं आपका, कल थोड़ा कम लिया था, आज थोड़ा टाइम लूंगा आपका, ठीक है। ट्राई कीजिए। मनीष, राहुल, प्रगति, 3 लोग हैं। इनके पास कुछ स्टोन्स हैं कुछ, ठीक है। कहता राहुल के पास जितने भी स्टोन्स हैं उसका 5 गुना मनीष के 7 गुना के बराबर है, और फुल स्टॉप। उसके बाद मनीष का 5 गुना प्रगति के 7 गुना का बराबर है। तो आपने मुझे ये बताना है कि उनके पास कम से कम कितने स्टोन्स हैं, मिनिमम कितने स्टोन्स होंगे। इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लेना, नन ऑफ दीज,
मजा तो तब आएगा जब एक ऑप्शन ऐड और होगा। तो जो भी आपका फाइनल आंसर होगा ना, वो वैल्यू लिख दो कमेंट सेक्शन में, राइट। कल की क्लास कुछ भी नहीं थी, बट आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल है, और जो कमिंग टुमारो जो क्लास होगी, राइट, बेस्ट क्लास होगी बेस बनाने के लिए। ट्राई कीजिए बच्चों, आपका हाथ चलते रहना चाहिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, स्टेटमेंट को तो पढ़ लो, तब तक नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लगेंगे, हम वर्कआउट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे होने लगेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है, करेक्ट। आज दो चीजें सीखी थी, दोनों का मिक्सअप होगा। एक आज याद है स्टार्टिंग में आते डजन वाला क्वेश्चन किया था, वो वाला, क्योंकि पॉइंट्स में तो स्टोन्स भी नहीं हो सकते, और एक क्लबिंग वाला। लेकिन क्लबिंग कैसे यूज होगी देखिएगा। आई होप आपसे क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 times the number of stones with Rahul is equal to 7 times the number of stones with Manish. तो राहुल का 5 गुना मनीष के 7 गुना के बराबर है, राइट, राइट। यहां से ना राहुल और मनीष की रेशो ले लो, मनीष को नीचे ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, तो राहुल और मनीष की रेशो आ गई, ठीक ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 5 गुना मनीष का 7 गुना प्रगति के बराबर है, 5 गुना मनीष का 7 गुना प्रगति के बराबर है। तो यहां से मनीष और प्रगति की रेशो ले आओ, प्रगति नीचे ले आओ, मनीष उधर ले आओ, सॉरी मनीष रहने दो, 5 नीचे ले जाओ। तो ये मनीष और प्रगति की रेशो आ गई, ये राहुल और मनीष की रेशो आ गई, ये मनीष और प्रगति की रेशो आ गई। अब आपने करनी है क्लबिंग, अब आपने करनी है क्लबिंग, ठीक है। तो राहुल और मनीष की रेशो आई 7:5, कितनी आई 7:5, ठीक है। मैं थोड़ा साइड पे चला गया, लेकिन आपको बोर्ड दिख रहा होना चाहिए। मनीष और प्रगति की रेशो आ गई, कितनी है मेरे पास 7:5। कॉमन कौन है मनीष, तो 5 और 7 का एलसीएम ले लो, 35, किससे मल्टीप्लाई करूं 7, तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। इस 7 को 35 बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो रेशो की प्रॉपर्टी कहती है ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास रेशो आ गई। राहुल मनीष प्रगति 49, 35, 25। राहुल मनीष प्रगति की क्लबिंग करके रेशो आई 49, 35, 25। ये स्टोन्स की रेशो आई, आ गई, सिर्फ रेशो आई है, कोई एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन उसने जो चीज पूछी है ना वो निकाली जा सकती है। मुझे अगर कोई पूछे ना राहुल के पास कितने स्ट्रॉन्ग है, प्रगति के पास कितने स्ट्रॉन्ग है, मनीष के पास कितने स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोलूंगा कांट बी डिटरमाइन। मैं सिर्फ रेशो निकाल सकता हूं। यार तू स्टोन पूछ रहा है, एक्चुअल वैल्यू तो दे दे मुझे, नहीं दी तो मैं नहीं निकाल सकता था, लेकिन उसने जो चीज पूछी है वो निकाली जा सकती है। कहता उनके पास कम से कम कितने स्टोन्स होंगे। अब स्टोन कभी पॉइंट में हो नहीं सकता, तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होता है जो पॉइंट्स में नहीं होता, दैट इज 1। तो जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो 1 होगा। अगर कॉमन फैक्टर हाफ लिया तो स्टोन्स पॉइंट में आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। तो हिस्से कितने इनके पास 49, 35, 25 ऐड करना कितने हिस्से हैं, हिस्से हैं इनके पास 109।
तो एक हिस्से की वैल्यू कम से कम 1 हो सकती है। पहली वैल्यू कौन सी होती है? 1 होती है, जो पॉइंट्स में की होती है। तो कम से कम उनके पास स्टोन होंगे 109, अरे 208 भी हो सकते हैं। एक हिस्से की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो तो कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। लेकिन कम से कम तभी होंगे जब सबसे पहली वैल्यू होगी, और सबसे पहली वैल्यू जो पॉइंट्स में नहीं होती वो 1 होती है। पॉइंट्स में नहीं होती, ये पॉइंट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि स्टोन कभी पॉइंट में थोड़ी होते हैं। ये थोड़ी बोलेंगे आधा स्टोन है, स्टोन तो स्टोन है ना, राइट। तो इन सभी का जो सम होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि इन सभी के जो हिस्से होंगे इन सभी को ऐड करोगे, दैट इज 109। एक हिस्से की वैल्यू 1 ही हो सकती है मिनिमम, राइट। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 1 होगी, मिनिमम 1 होगी। तो आंसर होगा आपके पास 109। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, एप्टीट्यूड बेस, क्लबिंग बेस, राइट। वो चीज के बेस की पॉइंटों में नहीं हो सकती कुछ चीजें, जैसे बॉयज गर्ल्स मिरर्स, ये चीजें पॉइंटों में नहीं हो सकती, है ना। दैट इज द क्वेश्चन। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरी लाइन में 5 गुना राहुल का 7 गुना मनीष का, 5 गुना राहुल का 7 गुना मनीष का। तो यहां से राहुल और मनीष का रेशो आ गया कितना? 7:5। फिर उसने लिखा 5 गुना मनीष का 7 गुना प्रगति का, तो यहां से मनीष और प्रगति का रेशो आ गया 7:5, राइट। तो फिर मेरे पास राहुल और मनीष है 7:5, और मनीष और प्रगति भी 7:5 है। तो मैंने कर दी क्लबिंग की, तो 35 इससे हुए, किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से। तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी करो, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो रेशियो की प्रॉपर्टी कहती है इसको भी करो, तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी 49, 35, 25, ये रेशो आएगी राहुल मनीष प्रगति। तो रेशो आई 49, 35, 25। अब मुझसे कोई पूछे राहुल के पास कितने स्टोन है, या प्रगति के पास कितने स्टोन है, या मनीष के पास कितने स्टोन है, या तीनों के पास कितने स्टोन है, मैं बोलूंगा कांट बी डिटरमाइन, कोई एक्चुअल वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, सिर्फ रेशो आ सकती है क्लबिंग से। लेकिन उसने एक चीज ऐसी पूछी जो निकाली जा सकती है कि कम से कम कितने स्टोन होंगे। बच्चों कम से कम नंबर जो पॉइंटों में नहीं होता वो 1 होता है, तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। तो कम से कम जो स्टोन होंगे तो दैट इज 49 इसके पास होंगे, 35 इसके पास होंगे, 25 इसके पास होंगे, तो दैट इज 109 सभी का सम। गॉट इट। ये क्लबिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पीडीएफ में ऐड कर दिए, राइट। आज आपको क्लबिंग सिखाया और थोड़े बेसिक क्वेश्चंस दिए, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, राइट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ना कल ना 2 चीजें आज मुझे और बतानी है। एक तो कल ना 4-5 क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़े टफ थे, वो कर लेते हैं डिस्कस, अगर किसी ने किए होंगे तो चला जाएगा, अपना टाइम खराब नहीं होगा ना। और एक मैं आपको आज स्क्रीन पे ये दिखाऊंगा कि मेरे मेंसुरेशन के लेक्चर्स के पास आप कैसे पहुंच सकते हो, आपको मेरे मेंसुरेशन के लेक्चर्स कैसे अवेल हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों ने शोर मचाया हुआ है, बट जायज भी है यार, पेपर आ रहा है, पटवारी वाले से उम्मीद बहुत लेके बैठे हैं लोग। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब जाकर वहाँ रिकॉर्डेड देख लेना। मैंने आपको बताया मेरे पास वर्कलोड काफ़ी है, एक दिन में 2-2 लेक्चर लेना मुश्किल है, क्योंकि मुझे पीडीएफ भी बनानी है, मुझे सब कुछ करना है, राइट। कुछ कंटेंट बना भी होता है, बट कुछ चेंज भी करना होता है वैल्यूज को लेके या कई चीज़ों को लेके, बच्चों को टैकल भी करना है। कुछ बच्चों के सच में सीरियस इश्यूज हैं जिनसे बात हो रही है, उनको थोड़ा समझा रहा हूँ कैसे मैथ्स को सीखना है, राइट। तो वो भी पॉइंट्स लेके चलने, तो प्लीज़ लेक्चर एक ही रहेगा और एकदम से मेंसुरेशन नहीं शुरू करूँगा। मैं आपको एक अवेलेबिलिटी दे दूंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा अगर, तो मुझे 15-20 दिन बाद थोड़ा रिप्लाई दोबारा कर देना, तब मेरे पास टाइम होगा, तब मैं बच्चों को भी करवा पाऊंगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कल की पीडीएफ में थे। आपने भी सोचा होगा कि सर ने पीडीएफ तो क्लास तो सौखे से कराई, पीडीएफ में क्वेश्चन टफ डाल दी। नहीं बच्चों, 5-6 क्वेश्चंस बस चाहता था आप लोग ट्राई कीजिए, वो टफ नहीं थे, अभी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो सकते हैं। हमें आइडिया मिल जाता है गूगल फॉर्म के थ्रू, जो आप लिंक भरते हो जिसमें स्कोर्स आते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने छोड़े हैं या गलत किए हैं। तो आज मैं 3-4 क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ, ताकि कल को डाउट सेशन जो क्लास होगी संडे को उसका भी टाइम बच जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये वाला भी था आपकी पीडीएफ में जो काफी बच्चों ने गलत किया। कहता इफ सर्टेन टास्क आर डन बाय ABCD आर इन द रेशो 3:6:5:7 इन 1 डे। तो ABCD एक दिन में जितनी टास्क करते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशो का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, वो 3:6:5:7 में क्या है, उनके एक दिन के टास्क जो है ना। अब A एक दिन में कुछ टास्क करता है, B कुछ टास्क करता है, C कुछ करता है, D कुछ करता है, तो उनका एक दिन का जो टास्क था ना, उनका लोएस्ट रेशियो है ये, ठीक है।
अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड, ये एक दिन का टास्क था, डी परफॉर्म्स 28 टास्क इन वन डे। अगर डी का दिया हुआ है तो ये तो कल वाला ही क्वेश्चन हुआ ना फिर, कि बी दिया हुआ है तो ए निकाल दो, है ना। डी एक दिन में 28 टास्क करता है और ये रेशो किसका है, टास्क का, तो 7 इससे 28 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो सी एक दिन में 20 टास्क करता है, बी एक दिन में 24 टास्क करता है और ए करता है 12 टास्क। तो इनके टास्क का मेरे पास सारों के एक एक दिन के टास्क आ जाएंगे। आगे क्योंकि डी के टास्क दिए हुए हैं और सभी के एक दिन के टास्क का रेशो दिया हुआ है, तो क्योंकि डी दिया हुआ है तो ए बी सी भी आ जाएगा। कल स्टार्टिंग में यहीं से तो पढ़ाया था, सी गिवन है तो रेशो में सी देखना है, राइट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देन हाउ मेनी टास्क आर कंप्लीटेड इन 3 days, हाउ मेनी टास्क आर कंप्लीटेड इन 3 days व्हेन ए एंड सी वर्क्स टुगेदर, व्हेन ए एंड सी वर्क्स टुगेदर। अगर ए एंड सी इकट्ठे काम करें तो एक दिन में कितनी टास्क होंगी। अब ए एंड सी एक दिन में कितनी टास्क करते हैं, ए एक दिन में कितनी करता है 12, सी एक दिन में कितनी करता है 32 20, राइट। ए 12 करता है, सी 20 करता है, तो ए एंड सी एक दिन में, ये एक दिन की टास्क थी तो ये भी सभी की एक एक दिन की टास्क आई, तो एक दिन में 12 और 20 32 टास्क करते हैं, है ना। एक दिन में 32 टास्क करते हैं, तो ए एंड सी 3 दिन में कितनी टास्क करेंगे, तो 32 × 3 यानी 96। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि इतने ज्यादा बच्चों का आंसर गूगल लिंक में गलत था। जो गूगल फॉर्म का हम लिंक सेंड करते हैं पीडीएफ में, उसमें गलत था, राइट। पीडीएफ के साथ एक लिंक होता है जिसको आप भरते हो, वो कितने बच्चों का ही गलत था, राइट। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और घर पे तो आपका टाइम भी होता है, तो आराम से बैठ के उसको सोचो, जल्दी क्यों कर रहे हो, पहले बेस बना लो फिर जल्दी भी कर लेंगे, है ना। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मुझे ए बी सी डी का एक दिन का टास्क का रेशो दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे डी की टास्क दी हुई है, डी की टास्क कितनी दी हुई है 28, डी की टास्क कितनी दी हुई है 28। अब क्योंकि डी की टास्क दी हुई है तो एबीसी की भी टास्क आ जाएंगी एक दिन की, तो ये एक दिन की टास्क थी तो यहाँ पे भी एक एक दिन की टास्क आ जाएंगी। अब ए एंड सी के एक दिन की टास्क कितनी हुई, ए की 12 सी की 20, तो ए एंड सी के एक दिन की टास्क हुई 32, लेकिन उसने एक दिन की नहीं पूछी, लास्ट में उसने कितने दिन की पूछी है 3 दिन की। तो ए एंड सी मिलकर एक दिन में 32 टास्क करते हैं, क्योंकि ए एक दिन में 12 करता है, सी एक दिन में 20 करता है, तो 3 दिन में कितनी करेंगे, तो दैट इज 32 × 3 यानी 96। या आप ये भी कर सकते हो, ए की एक दिन की टास्क 12 तो 3 दिन की 36, इसकी 3 दिन की 60, एक दिन की 20 है ना, 3 दिन की 60, तो 60 36 कितना हो गया 96। तो बोनस क्वेश्चन था बच्चों कल ये होमवर्क में, फिर भी काफी बच्चों का डाउट था तो इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। टाइम बच जाएगा आपका, टाइम बच जाएगा। एक और क्वेश्चन करवा देते, ये भी काफी बच्चों का डाउट था, जबकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन था पीडीएफ का कल का, ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन था, राइट। समझाते हैं कैसे करना है। अ सम ऑफ मनी, काफी नॉर्मल बुक्स में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और इसी फॉर्म में पढ़ा हुआ है और इसकी लैंग्वेज यही होती है, राइट। अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट इफ ए गेट्स 1 रुपी देन बी गेट्स 65 पैसा देन सी गेट्स 35 पैसा। कहता कुछ पैसे बांटे गए एबीसी में, उसका रेशो नहीं बताया, लेकिन एक लैंग्वेज यूज किया कि अगर ए को 1 रुपया मिलता है, राइट, इन सच ए वे दैट इफ ए गेट्स 1 रुपी, 1 रुपी मतलब कितना पैसा, 100 पैसा, देन बी गेट्स 65 पैसा, देन सी गेट्स 35 पैसा। अगर ए को 1 रुपया मिलता है यानी 100 पैसा, तो बी को 65 पैसा मिलता है, सी को 35 पैसा मिलता है। मतलब एक तरह से रेशो बताई हुई है, कटते किसी टेबल में 5 पे, एक तरह से रेशो बताने की बजाय एक अलग लैंग्वेज यूज की हुई थी, दैट इज 20:13:7। एक अलग लैंग्वेज यूज की हुई थी, दैट इज 20:13:7। एक डिफरेंट लैंग्वेज यूज की थी। तो बेसिकली एबीसी का रेशियो ही बताया हुआ था, लेकिन एक अलग लैंग्वेज में कि अगर ए को 1 रुपया मिलता है, राइट, एबीसी में कुछ पैसे बांटे गए हैं, इस तरह से बांटे गए हैं कि अगर ए को 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया मतलब कितना पैसा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो बी को 65 पैसा मिलता है, तो सी को 35 पैसा मिलता है। तो 5 के टेबल पे ये कट जाएंगे, 5 के टेबल पे ये कट जाएंगे, तो 20:13:7 इनका रेशो होगा, ठीक है। 5 के टेबल पे काटोगे तो एबीसी का रेशो कितना आ जाएगा, 20:13:7,
राइट, रेशो आ जाएगा मेरे पास अब, ठीक है, रेशो आ जाएगा। अब मुझे कुछ ना कुछ एक्चुअल दिया होगा, कुछ ना कुछ एक्चुअल दिया होगा। क्या दिया हुआ है? सी का एक्चुअल शेयर कितना? 56, ये रेशो है, राइट, ये रेशो है। रुपीज में लेते हैं, पैसे में लेते या इसको रुपीज में कन्वर्ट करते, रेशो तो भी यही रहनी थी, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी, राइट, ये रेशो है। अब एक्चुअल क्या गिवन है? सी के पास है 56 रुपए, राइट, सी के पास है 56 रुपए, राइट, रुपीज में। सी के हिस्से कितने? 7, तो 7 इससे 56 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? 8, राइट। अब मैं आपको रेशियो का फायदा बताता हूं जो कल सीखा था। पूछा गया टोटल सम, इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल हिस्से कितने हैं? 20, 13, 7, कितने हिस्से? 20, 13, 7, कितने हिस्से? 40, कितने हिस्से? 40। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 8, तो 40 गुना 8 कितना हुआ? 320। या आप इसको भी अगर निकालते और उसके बाद एबीसी को ऐड करते तो भी आपका आंसर सेम आता, तो भी आपका आंसर सेम आता, तो भी आपका आंसर क्या आता? सेम आता। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ये लैंग्वेज ना अक्सर प्रॉपर्टी डीलर्स भी यूज करते हैं, मैंने कई बार सुना भी है कि प्रॉपर्टी में तेरे 10 पैसे पड़ गए। 10 पैसे का मतलब होता है 10%। कुछ लोग पार्टनर्स होते हैं ना, तो वो भी यूज करते हैं 40 पैसा मेरा 60 पैसा तेरा, वो परसेंटेज में यूज करते हैं। बेसिकली उसका मतलब होता है 40% 60%, ये लैंग्वेज होती है, कई लोग यूज करते हैं, राइट। उसी तरह से कुछ पैसे बांटे गए एबीसी में कि अगर ए को 100 पैसा मिलेगा तो बी को 65 पैसा मिलेगा, तो सी को 35 पैसा मिलेगा। तो 100, 65, 35 का रेशियो मतलब 20, 13, 7 में पैसे बांटे थे। अब क्योंकि सी का शेयर दिया हुआ है, तो ये लेक्चर नंबर 1 में ही डालना था ना मैंने, सी का शेयर दिया हुआ है, बाकियों का पूछा हुआ है। तो सी के 56 है, तो 7 इससे 56 है, तो एक हिस्सा कितना होगा? 8। चाहे ए बी निकाल के तीनों को ऐड कर दो या सीधा ही कर लो, 40 हिस्से और एक हिस्सा 8 है, तो 40 इंटू 8 320 रुपए आपका आंसर होगा। तो पीडीएफ में ये 2 क्वेश्चन डाउट आना अगर आए हैं तो मैं सहमत नहीं हूं, राइट। और भी क्वेश्चन थे पर ये 2 डाउट आए ना लेक्चर नंबर 1 में बच्चों के, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। थोड़ा टाइम दिया करो यार, टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आपके भी, ठीक है। प्रेजेंस शो करो, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आ रहे हैं आज क्वेश्चंस, राइट। मैं कंटेंट आपको इतना करवा दूंगा कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कुछ और करने की। बट आप लोग वर्कआउट तो करो, दिमाग तो लगाओ। आप लोग क्या करते हो जी, क्लास का क्वेश्चन है तो सभी ने किया हुआ है, थोड़ा सा हटा तो हम भी हट जाते हैं। ट्राई तो मारो, कोशिश तो करो, कुछ भी नहीं थे देखो, है ना। एक और था, ये वाला बहुत बच्चों का डाउट था, ये बनता भी था, वैसे नहीं बनता था कह सकते हो, राइट, थोड़ा सा अलग था। करवाता हूं, पढ़ लो स्टेटमेंट को एक बार दोबारा। कल पीडीएफ में डाला था, कल पीडीएफ में डाला था, पढ़ लीजिए अच्छे से। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। The cost of an article which is composed of raw material and wages is 3 times the value of the raw material used। ठीक है, कहता है एक आर्टिकल है वो 2 चीजों का बना होता है, एक तो उसको बनाने में रॉ मटेरियल लगता है और एक वेजेस लगते हैं। वेजेस मतलब लेबर रखी होगी, उसको पैसा दिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद कहता जो मटेरियल का कॉस्ट है ना वो 3:8 में बढ़ गया। मतलब पहले अगर मटेरियल के कॉस्ट के 3 हिस्से होते थे तो अब 8 हो गए। और जो वेजेस का कॉस्ट है ना वो 4:11 में बढ़ गया। मतलब पहले वेजेस के 4 हिस्से थे तो अब 11 हो गए। एक चीज बड़ी अच्छी दी हुई है, क्वेश्चन जो निकलवा देगी, ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है 36 रुपए। क्वेश्चन इसी से ही निकल जाएगा। मैं पता कैसे करूंगा, सुनिए। 36 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल जो है आर्टिकल का कॉस्ट 3 गुना है रॉ मटेरियल से, राइट। चलो मैं पहले आपको समझाता हूं फिर मैं डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है। सुनिए, पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो ऐसा है, आप मान लो रॉ मटेरियल जो यूज्ड हुआ वो x है, उसकी कॉस्ट x थी, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। आर्टिकल की कॉस्ट, आर्टिकल की कॉस्ट 3x हुई। पहली लाइन कहता है एक आर्टिकल 2 चीजों का बनता है, रॉ मटेरियल और वेजेस। मतलब आर्टिकल को बनाने में 2 खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल और वेजेस। तो रॉ मटेरियल का जो भी खर्चा है आर्टिकल का खर्चा उससे 3 गुना है। तो
मतलब वेजेस 2x देने पड़े होंगे। रॉ मटेरियल अगर x है, टोटल 3x है, तो वेजेस 2x होंगे, क्योंकि दो ही तरह के तो खर्चे हैं। उसने कहा था विच इज कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। कॉस्ट जो है वो दो ही चीजों से कंपोज्ड होती है, या तो रॉ मटेरियल या वेजेस, तो 2x होंगे, है ना। तो 3x जो है वो 36 है, तो x 12 आ जाएगा। x 12 आ जाएगा, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट 12 है और वेजेस का कॉस्ट 24 है। अब इसको हम बिना पेन के कर सकते हैं। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनना, अपनी कॉमन सेंस यूज करो। बोनस क्वेश्चन है, आप खुद रियलाइज करोगे कल जो बेसिक पढ़ाया था ना उसके बेस पे हो सकता था। सुनना ध्यान से। आर्टिकल की कॉस्ट 36 रुपए और आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 गुना है रॉ मटेरियल का। अगर मैं किसी से 3 गुना हूं तो वो मेरे से 1/3 होता है। अगर मान लो मेरे पास 500 रुपए है, मैं किसी से डबल हूं तो 250 से डबल हूं मैं। अगर मैं 500 उसका 250 का डबल हो तो 250 मेरा हाफ होता है। अगर किसी के पास 100 है, मेरे पास 300 है, मैं उससे ट्रिपल हूं तो वो मेरा 1/3 होता है। यही होता है ना, इतनी तो सेंस है आपको। कोई किसी का 5 गुना होगा तो उसका 1/5 होगा, इतना तो हम सोच सकते हैं ना, इतना तो हम सोच सकते हैं। तो आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 36 रुपए, और आर्टिकल की कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 गुना है रॉ मटेरियल से। मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट 12 रुपए होगा, तभी 36 3 गुना होगा, है ना। मतलब रॉ मटेरियल 12 रुपए के होंगे। आर्टिकल अगर 36 रुपए का तो रॉ मटेरियल 12 रुपए के होगा। 12 रुपए कैसे पता लगा? 36 का 1/3, 12 का ही 3 गुना 36 होता है। तो अब आर्टिकल की कॉस्ट दो तरीके से बनी हुई थी, रॉ मटेरियल एंड वेजेस। तो अगर टोटल कॉस्ट 36 है तो वेजेस जो है वो 24 रुपए के होंगे ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल आर्टिकल 36 का था, 36 में से 12 माइनस कर दिया। इतना पॉइंट समझो पहले। इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, रॉ मटेरियल x है तो आर्टिकल 3x है, 3x 36 है तो x 12 आ जाएगा, तो रॉ मटेरियल 12 है। 36 में से 12 रॉ मटेरियल है तो 24 क्या होगा आपका? वेजेस, है ना। 24 क्या होगा आपका? वेजेस। गॉट इट, है ना। ये तो आप सोच सकते हो, इसको आप माइंड में सोचो। 36 रुपए आर्टिकल का कॉस्ट है जो 3 गुना है रॉ मटेरियल से। मतलब रॉ मटेरियल 12 होगा तो 12 के 3 गुना 36 होगा ना। तो अगर रॉ मटेरियल 12 है तो 36 में बचा हुआ कॉस्ट वेजेस का, तो वेजेस 24 रुपए। तो रॉ मटेरियल के लिए 12 रुपए लगते थे ओरिजिनली मतलब इनिशियली, और वेजेस के लिए 24 रुपए लगते थे इनिशियली। लेकिन हमें इनिशियल नहीं बताना, हमें न्यू बताना है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट 3:8 में बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, और वेजेस का कॉस्ट 4:11 में बढ़ गया। 3:8 का मतलब है पहले 3 हिस्से होता था तो अब 8 हिस्से होगा। पहले कितना होता था रॉ मटेरियल का कॉस्ट? 12। तो अगर पहले 12 था, 3:8 में बढ़ गया तो अब 32 रुपए हो जाएगा। अब 32 रुपए हो जाएगा, राइट। और वेजेस का कॉस्ट 4:11 में बढ़ गया। पहले कितना था? 24। तो 4 हिस्से अगर 24 थे तो अब हो जाएगा 4 हिस्से 24 है तो किससे मल्टीप्लाई करो? 6, तो अब हो जाएगा 66। तो रॉ मटेरियल का नया कॉस्ट आएगा 32 रुपए, और वेजेस का नया कॉस्ट कितना आएगा? 66 रुपए। तो आर्टिकल जो है वो रॉ मटेरियल और वेजेस को मिलाकर बनता है। तो आर्टिकल का नया कॉस्ट कितना आएगा? 32 और 66, यानी 98 आना चाहिए ना, 98 रुपीज। नन ऑफ दिस में जाएगा 98 रुपीज। 66 और 32 कितना होता है? 98 रुपीज। क्लियर है बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो कर क्या रहे हैं? कल वाला ही तो कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा घुमाया हुआ है, उसको थोड़ा खींचा हुआ है। तो अगर आप पीडीएफ के क्वेश्चंस देखो तो 20 में से मुझे ना 17-18 नंबर हर बच्चे के चाहिए थे, बट आए नहीं बहुत बच्चों के, स्कोर्स बहुत कम आए। टाइम दिया करो, ध्यान से पढ़ा करो, स्टेटमेंट में वैल्यूज चेंज करता होता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, सेम नहीं होते हैं, बहुत कम सेम होते हैं, मतलब 10 में से 2 सेम होंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो आर्टिकल का कॉस्ट था 36 रुपए और रॉ मटेरियल से 3 गुना था, मतलब रॉ मटेरियल 12 रुपए था, क्योंकि ये 3 गुना है तो ये 1/3 होगा। अब वेजेस अपने आप ही 36 में से 12 ही है तो 24 रुपए के वेजेस होंगे, क्योंकि आर्टिकल में 2 ही कॉस्ट कंसीडर होती है। अब रॉ मटेरियल जो है वो 3:8 में बढ़ गया, तो 3 हिस्से अगर 12 थे तो 8 हिस्से कितने आ जाएंगे? 32। तो ये नई कॉस्ट आ गई रॉ मटेरियल की। वेजेस जो हैं वो 4:11 में बढ़ गए, तो वेजेस की कॉस्ट कितनी थी? 24 रुपए। तो 4 हिस्से 24 है, किससे मल्टीप्लाई करो? 6। तो नए वेजेस जो हैं
अब 66 रुपए है, तो 66 रुपए वेजेस का खर्चा है नए वाला, और 32 रुपए रॉ मटेरियल का खर्चा नए वाला, तो 32 और 66 कितना हो गया, 98 रुपए आपका टोटल खर्चा है नए वाला, तो दैट इज 98। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन डन है, राइट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और था रिडक्शन वाला, वो हम संडे डाउट क्लास में कवर अप कर लेंगे, और आज तक का सेशन इतना ही रखते हैं। कल दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगी, एक तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा, रेशियोज में हर चैप्टर में सिखाऊंगा आने वाले, और क्वाइंस वाली टाइप कल वो भी कवर अप करूंगा। तो ये दो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कल। पीडीएफ जरूर कीजिएगा, आज पीडीएफ में काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालकर आपको दे रहा हूं, और कुछ भी डिस्कस करना होगा या कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।